हेलो दोस्तों। आज जो हम टॉपिक को लाए हैं यह है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यानी जितने भी गवर्नर जनरल रहे हैं उनके क्या सब काम हैं और उन्होंने क्या सब महत्वपूर्ण जो वर्क किया है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और खासकर पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, पहले वाइसराय कौन थे, इसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा यूपीएससी से लेकर के आरआरबी एनटीपीसी यानी हाईएस्ट ग्रेड से लेकर के जितने भी लोअर ग्रेड पे भी आइएगा तो हर जगह ये टॉपिक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी में भी आए हैं और बीपीएससी में भी आते हैं, स्टेट पीसीएस यानी यूपी पीसीएस में भी आते ही रहते हैं। तो जैसे जैसे बताएंगे आपको ये भी बताते चलेंगे कि कौन क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है। तो पहला देख लेते हैं कि फर्स्ट गवर्नर कौन था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव थे। ओके, पहला जो गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे। इस टाइम में तीन तीन जगह के गवर्नर होते थे, बंगाल के, मद्रास के और बम्बई के। तो तीनों के पास इक्वल पावर था। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे। तो पहले गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे रॉबर्ट क्लाइव थे। लेकिन उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होता है, ठीक है। तो जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल के पोस्ट को चेंज करके कन्वर्टेड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। यानी पहले बस गवर्नर ऑफ बंगाल था जो कि चेंज होकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। ओके, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब हो गया तो आपको लग रहा होगा कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। आप देखिए गवर्नर ऑफ बंगाल जो था इसके पास लिमिटेड पावर था, यानी गवर्नर ऑफ बम्बई और गवर्नर ऑफ मद्रास तीनों के पास इक्वल पावर थे। लेकिन जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हुआ तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब हो गया गवर्नर ऑफ बंगाल, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास ज्यादा पावर हो गए गवर्नर जनरल ऑफ बम्बई की अपेक्षा और गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास की अपेक्षा। ओके, तो ऐसा नहीं था कि गवर्नर जनरल ऑफ बम्बई और गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास हट गया, दोनों था ही। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास एक्स्ट्रा पावर था। ओके, जिससे जो सुपरसीड करता था गवर्नर जनरल ऑफ बम्बई और गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास को। तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनका नाम था वारेन हेस्टिंग। आप देख सकते हैं पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम था वारेन हेस्टिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2023 में डायरेक्ट पूछा हुआ है। यूपीएससी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वारेन हेस्टिंग, ठीक है। ठीक उसी प्रकार चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आता है उसके बाद, ठीक है। पहला तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। आपको ये भी याद रखना है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया तो गवर्नर ऑफ बंगाल कन्वर्टेड हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और ठीक इसी तरह जब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चेंज हो गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। ये ऑल पावरफुल था, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चेंज होकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में चेंज हो गया, ठीक है। तो आप देखिएगा कि इसके पास सबसे ज्यादा पावर था। ये पूरा तरीके से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था एक तरीके से आप देखें तो 1833 से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना शुरू हो गया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो विलियम बेंटिक था। ओके, ये हमको इतना याद कर लेना है। यानी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग, और 1833 में नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का चेंज होकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया जिसका नाम था विलियम बेंटिक। आप इसे याद कर लीजिए, हर एग्जाम में आता है, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक। ओके, थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो आता है इसमें नेम ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को चेंज कर दिया जाता है वाइसराय ऑफ इंडिया करके। ओके, तो 1858 एक्ट जिसको गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोलते हैं, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद क्या हुआ था, ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली रूल करना शुरू कर दिया था इंडिया पे। ओके, कंपनी रूल को एबोलिश कर दिया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके वाइसराय कर दिया गया। ओके, एक चीज याद रखिए, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है उसे खत्म नहीं किया गया था, ठीक है, एबोलिश नहीं किया गया था, वो भी साथ में चल ही रहा था। लेकिन एक वाइसराय का पोस्ट ऐड कर दिया था। तो फर्स्ट वाइसराय जो था उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो पहला वाइसराय का नाम लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अब जो हम टॉपिक देखेंगे वो है सिग्निफिकेंट इवेंट्स रिलेटेड विद गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। ओके, अब जितने भी गवर्नर जनरल आए और वाइसराय आए हम उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क हैं उसे हम देखेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं अगर आप इतना कर लेंगे जितना मैं बता रहा हूं तो यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस,
इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। आप अगर इसे अच्छे ढंग से कर ले जाते हैं तो इवन आरआरबी एनटीपीसी जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें भी इसी पे पूछते हैं, ठीक है। इससे बाहर नहीं पूछेगा। यही होगा कि यूपीएससी में थोड़ा सा हो सकता है इनडायरेक्ट वे से पूछे, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला जो हमारे गवर्नर जनरल है उनका नाम है वारेन हेस्टिंग, जो 1773 से लेके 1785 तक रहे, ओके। इन्हीं के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता एस्टेब्लिश हुआ था। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता जो एस्टेब्लिश हुआ था ये 1784 में हुआ था, सॉरी 1774 में हुआ था, ओके। ये एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आया था, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट जो है ये 1774 में हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट पहले कोलकाता में था। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका एग्जैक्ट डेट अगर पूछ देगा, देखिए इसमें से दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसके टाइम में आया था, तो आप वारेन हेस्टिंग बोलेंगे। अब बोलेंगे कब आया था, तो वनडे एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो 1784 में आया था, ओके। आपको क्रोनोलॉजी भी अगर सेट करने बोले तो आप कर सकते हैं। फिर ब्रिटिश के टाइम में जो फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता हुआ था वो भी वारेन हेस्टिंग के टाइम में ही हुआ था, यानी गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो कि बहुत फेमस है, वो भी वारेन हेस्टिंग के टाइम में ही आया था। अगले जो हमारे गवर्नर जनरल है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये तो बहुत फेमस है, 1786 से 1793 तक रहे थे। इनके टाइम में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ संस्कृत कॉलेज। अब देखिए संस्कृत कॉलेज जो है एस्टेब्लिश हुआ था इनके टाइम में, और ये बनारस में हुआ था। ये जो संस्कृत कॉलेज है बनारस में हुआ था 1791 में, ओके, याद रखिएगा इसे। फिर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, लैंड एक्ट है, जो कि कॉर्नवालिस के टाइम में ही आया था। तो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 में हुआ था। ये तो बहुत कॉमन सी बात है, 1793 में लिख देता हूं, ओके। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुआ था। फिर अगला जो है गवर्नर जनरल, उनका नाम है लॉर्ड वालेसली, ओके। इनको देखिएगा, ये इंट्रोड्यूस सब्सिडरी अलायंस किए थे, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल अलायंस था। एक तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो ब्रिटिश अपने हैंड में ले लेता है प्रिंसली एस्टेट के हाथ से, ओके। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इतना देख लीजिए कि लॉर्ड वालेसले के टाइम में सब्सिडरी अलायंस आया था, ओके। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी इन्हीं के टाइम में हुआ था, ओके। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोर्थ विलियम कॉलेज इन कलकत्ता। ये फोर्थ विलियम कॉलेज के बारे में यूपीएससी ने पूछा है, आई थिंक 2020 में पूछा है, ठीक है, देख लीजिएगा 2020 में आई थिंक यूपीएससी ने फोर्थ विलियम कॉलेज के बारे में पूछा है। तो ये लॉर्ड वालेसले के टाइम में आया था। पूछेगा फोर्थ विलियम कॉलेज था गया, तो मेनली जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे ना, जैसे अभी के सिविल सर्वेंट है, उनको कहाँ लवासना भेजा जाता है, आईपीएस को हैदराबाद भेजा जाता है। इसी तरीके से जो उस टाइम में था, फोर्थ विलियम कॉलेज कोलकाता भेजा जाता था, जिससे कि भारतीय लैंग्वेज के बारे में ब्रिटिश लोग सीख सके, ओके। तो आपको बस इतना याद रखना है कि लॉर्ड वालेसले के टाइम में फोर्थ विलियम कॉलेज आया था, इसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स ट्रेंड होते थे। अगले जो हमारे गवर्नर जनरल है उनका नाम है लॉर्ड मिंटो वन, ओके। ये मिंटो वन है, एक मिंटो टू भी आएगा, जो कि लॉर्ड कर्जन के बाद यानी 1904 के बाद 1905 में मिंटो टू आएगा, ओके, बंगाल डिवीजन के टाइम में। तो ये लॉर्ड मिंटो वन है, ये 1807 टू 1813 तक इन्होंने गवर्नर जनरल के पोस्ट पे काम किया था, ओके। तो इनके टाइम में इंट्रोड्यूस चार्टर एक्ट 1813 आया था, ओके। आप देखेंगे कि जब चार्टर एक्ट 1813 आया था तो यहाँ पे मोनोपोली जो है खत्म कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। दो चीजों पे मोनोपोली था, एक ट्रेड विथ चाइना और टी में, ओके। तो जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे चार्टर एक्ट, तो अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला आएगा ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये महाराजा रंजीत सिंह के साथ हुआ था 1809 में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ये महाराजा रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी हुआ था 1809 में, ठीक है। और जरा कुछ खास है नहीं रखने के लिए इनमें। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग। इनके टाइम में एवोल्यूशन ऑफ पेशवाशिप हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रयतवारी सिस्टम हुआ था, ठीक है। जैसे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट हुआ था, इसी तरीके से एक रयतवारी सिस्टम था, ये भी एक लैंड एक्ट था। तो ये यूपीएससी ने पूछा था। तो हेस्टिंग के साथ साथ आप ये भी याद कर लें कि मद्रास में तब के जो गवर्नर थे उनका नाम था मुनरो, MUNRO, ओके। तो मुनरो और रीड भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, ठीक है। ये तीन नाम आपको याद रखना है, मुनरो, रीड एंड लॉर्ड हेस्टिंग। ये रयतवारी सेटलमेंट से जुड़े हुए थे और ये मद्रास और बंबई में हुआ था। रयतवारी मद्रास और बंबई के साइड में हुआ था, और महलवाड़ी जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में हुआ था, ओके, ठीक है।
तो इतना मुझे याद रख लेना है, सभी को याद रख लेना है कि लॉर्ड हास्टिंग में इतना ही इंपॉर्टेंट चीजें थे। उसके बाद जो अगला है वो विलियम बेंटिक है। इनको काफी प्रोग्रेसिव, इनको गवर्नर जनरल माना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको स्टार लगा लीजिए, इसमें से पूछता है, ठीक है। इनके टाइम में एवोल्यूशन ऑफ सती हुआ था। अब देखिए एवोल्यूशन ऑफ सती कब हुआ था, 1829 में, तो डेट भी याद रख लीजिएगा। 1829 में एवोल्यूशन ऑफ सती हुआ था, ठीक है। बैन चाइल्ड सेक्रीफाइसेज, अब देखिए चाइल्ड को जो है सेक्रीफाइस कर दिया जाता था, यानी बलि चढ़ा दिया जाता था, मतलब बलि प्रथा जो था बच्चों का, उन्होंने बंद कराया था विलियम बेंटिक ने। अब देखिए प्रोग्रेसिव थे तो ये सब काम कर रहे थे। इन्हीं के टाइम में राजा राम मोहन राय भी थे। सेपरेशन ऑफ ठगी, तो इन्होंने एंटी ठगी लॉ लाया था। अब देखिए ठगी होता ये है मेनली, आप देखिए तो एक सीक्रेट सोसाइटी था ये, जो कि लूटपाट मचाता था और लोगों को भी मारता था, ठीक है। इन्होंने कई बारात भी लूट लिए थे। तो इनका काम मेनली यही था, लोगों को बलि ये भी चढ़ाते थे। जो ठगी के जो सोसाइटी के लोग थे ये माँ काली को पूजा करते थे, तो ये लोगों के ह्यूमन सेक्रीफाइस में ये विश्वास रखते थे। तो इनके खिलाफ भी विलियम बेंटिक ने लॉ लाया था। हालांकि ये खत्म होते होते 1870 तक टाइम लग गया, लेकिन लॉ जो है इन्हीं के टाइम में आ गया था, यानी 28 से 35 के बीच में। और फिर इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 आया। इसको मैकेले मिनट भी बोलते हैं, जहां से इंग्लिश को काफी बढ़ा चढ़ा के लैंग्वेज को एजुकेशन सिस्टम में ला दिया गया। ओके, तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में आया, जिसको मैकेले मिनट हम बोलेंगे, तो ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पे अगले जो गवर्नर जनरल है उनका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार इन्हीं के टाइम में हुआ था, बस इतना याद रख लेना इनके बारे में, ठीक है। इनके बाद जो है ये लॉर्ड डलहौजी। ओके, तो इनके टाइम में एनेक्सेशन ऑफ बर्मा हुआ था, बर्मा को एनेक्स किया गया था इनके टाइम में। हालांकि जब बर्मा को एनेक्स किया गया तो कुछ खास था नहीं, इनको बस बर्मा को बस बफर स्टेट बना के रख दिया गया था। आप मेनली देखिए तो ये लोग जो एनेक्स करते थे अफगान को चाहे बर्मा को, एक तरीके से बफर स्टेट के रूप में ही रखते थे, ठीक है, जिन पे रूल डायरेक्टली नहीं करते थे ये लोग। इसके बाद इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था कि अगर किसी प्रिंस के पास मेल हियर नहीं होगा, जो लीगल मेल हियर नहीं होगा, तो उस स्टेट को एनेक्स कर लिया जाएगा, ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज था, जिससे कि 1857 का रिवोल्ट हुआ था। जब 1857 का रिवोल्ट पढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ा कॉज में से एक कॉज था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी, ठीक है, जिसमें प्रिंसली स्टेट को एनेक्स कर लिया जाता था अगर मेल हियर नहीं होता था उनके पास, ठीक है, लीगल हियर, यानी अगर गोद लिया हुआ कोई बेटा है तो वो मान्य नहीं होता था, फिर भी एनेक्स कर लिया जाता था, ठीक है। उड्स डिस्पैच हुआ था, ये भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था। अब देखिए उड्स डिस्पैच जो था एक तरीके का एजुकेशनल रिफॉर्म था। यहाँ से मेनली गर्ल एजुकेशन के लिए बहुत सारी रिफॉर्म आए, फिर से प्राइमरी एजुकेशन जो है उस पर भी जोर दिया गया। इससे हुआ क्या था कि इंग्लिश को जो है वो भी स्प्रेड किया गया बहुत जगह पे, जैसे रूरल एरिया में भी इंग्लिश को यहाँ से स्प्रेड करने में हेल्प मिली थी। तो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोला जाता है इंडिया में, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है। आपको बोलेगा कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसको बोला जाता है, तो आप बोलिएगा वुड डिस्पैच को, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट रेल जो है ये भी डलहौसी के टाइम में ही चला था, जो कि बंबई से थाने में चला था। तो वनडे एग्जाम जो होता है, अब तो वनडे एग्जाम होता नहीं ज्यादा, तो जो भी छोटे एग्जाम होते हैं या ग्रुप सी ग्रुप डी के होते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है कि फर्स्ट रेल जो है वो बंबई से थाने के बीच में चला था, जो कि 1853 में चला था, ठीक है। इसके बाद देखिए लॉर्ड कैनिंग हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग आए थे। ये एक तरीके से लास्ट गवर्नर जनरल थे, क्योंकि फर्स्ट वाइसराय भी कहे जाएंगे। ओके, इन्हीं के टाइम के बाद गवर्नर जनरल के बाद एक वाइसराय का पोस्ट भी ऐड कर दिया गया था। तो इनके टाइम में 1857 का रिवोल्ट हुआ था। तो ये पूछता है कि 1857 का रिवोल्ट किनके टाइम में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ था। इनके टाइम में 3 यूनिवर्सिटीज को भी एस्टेब्लिश किया गया था। आप देखिए यहाँ पे वुड्स डिस्पैच आया, एक एजुकेशन का रिफॉर्म आया, इसी एजुकेशन का रिफॉर्म को आगे बढ़ाते हुए 3 यूनिवर्सिटीज को भी एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें कलकत्ता में किया गया, एक मद्रास में, एक बम्बई में। ओके,
और इन्हीं के टाइम में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आया था। ये 62 तक रहे थे, 1858 में ये जाके वाइसराय बन गए थे। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इन्हीं के टाइम में आया था। तो अभी हम लोग लॉर्ड कैनिंग तक पढ़े हैं, जो कि लास्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो अगला जो लेक्चर बनाएंगे उसमें हम लोग वाइसराय जो आते जाएंगे लॉर्ड कैनिंग के बाद, उनके बारे में पढ़ेंगे। 1947 तक जो भी वाइसराय आएंगे उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क है उनको देखेंगे।